कि मूर्ख प्रधानमंत्री हमारे देश का है, जिसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो सिखाने पर कुछ बोलता है और सिखाने पर ही वो बात करता है कि अगर खुद की अकल होती तो वो साफ कह देता कि इंडिया देश है और ये बनाने वाले जो हैं ये अलग बात है। हम भारत के प्रधानमंत्री, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। जो लोग इनके बारे में बात करते हैं, मुझे केवल एक बात याद आ जाती है काजमी साहब, कि आंख का पानी मर जाए वो कैसे शर्माएगा। आंख का पानी मर जाए वो कैसे शर्माएगा। मूर्ख यानी जिसके पास उत्तर ही नहीं है वो संसद को भरमाएगा। महिलाओं की मर्यादा की इससे रक्षा क्या सोचो। यह गुजरात जलाकर आया है, अब देश जलाकर जाएगा। ये आदमी क्यों नहीं बोल रहा है मणिपुर में? मणिपुर में वही हो रहा है जो इसने गोधरा में किया था, ये वही तो है। और इसलिए ये सारी चीजें हैं, इनका चीफ मिनिस्टर है। आज नियर अबाउट हमारा मानना है कि 80 दिन हो गए, वहां पर क्या क्या नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ गोदी मीडिया ने एक तरह से इंफॉर्मेशन पे रोक लगा रखी है उसको भेदने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आप तक वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचे जिसका आपको हक है, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इस वक्त बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के नया जो अलायंस बना है, जिसका एब्रीविएशन इंडिया है, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जो पिछले दिनों बेंगलुरु में ऐलान हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत घबराए हुए हैं। और अब उन्होंने एक बयान दिया है जो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया शामिल था। आखिर इसके क्या मानी है ये, और इसके अलावा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सबसे बोलने वाले प्रवक्ता पार्लियामेंट में हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या कुछ है इन सब इश्यूज पर, इसके अलावा भी कुछ और बातें होंगी। मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं, आज दिल्ली में है, लेकिन आज स्टूडियो किसी वजह से नहीं आ सके। उनके फैमिली के कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ हैं वो। और यहाँ जहां भी वो होते हैं हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब के। विद्रोही साहब, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आपको कैसा लगा? चूंकि आप बहुत सी चीजें शायरी के जरिए भी बयान फरमा देते हैं, कोई आपके हर जुमले में कोई ना कोई ऐसा मानी जरूर छुपा हुआ होता है जिसे लोग सुनना भी चाहते हैं, और उसे एक तरह से वो इंफॉर्मेशन भी होती है और उसे एक तरह से एंजॉय भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का बयान ये क्या है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपकी बात की तरफ आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रधानमंत्री के इस बयान ने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं। तो आपने इंडिया का तो फुल फॉर्म बता दिया। इंडिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अंदर साफ साफ लिखा गया है, इंडिया पहली लाइन है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत एक है। अब आप ये बताइए, जब हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे दिल दिमाग में भारत होना चाहिए, इंडिया होनी चाहिए, क्योंकि जब यही तो राष्ट्र प्रेम है कि भारत के विकास की भावना होनी चाहिए। अब इन्होंने जो INDIA बनाया है, ये इनका उनका एनडीए वर्सेस इंडिया है, वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। तुम ईस्ट इंडिया में गिना रहे हो, तुम कह रहे हो कि इंडियन मुजाहिदीन की बात कर रहे हो, लेकिन आप बता दो इंडियन रेल नहीं है, इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन फोर्स नहीं है, क्या है? सब है। तो जब चूंकि भारत से जुड़ा है, इंडियन ऑयल भी है, सारी चीजें हैं। इससे ये साबित होता है कि मूर्ख प्रधानमंत्री हमारे देश का है,
जिसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वो सिखाने पर कुछ बोलता है और सिखाने पर ही वो बात करता है कि अगर खुद की अकल होती तो वो साफ कह देता कि इंडिया देश है और ये बनाने वाले जो हैं ये अलग बात है। हम भारत के प्रधानमंत्री, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या ये अपने आप को नहीं कहता है विदेश में कि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या इनके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं लगता है? जब इंडियन मुजाहिदीन कहीं लगता है तो इनके नाम के साथ भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर लगता है। तो अब क्या बोला जाए इसके ज्ञान को, इसके ध्यान को, इसकी जुबान को, इसकी पहचान को। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज हमारे संसद में कहते हैं मणिपुर जल रहा है और ये चारों तरफ विदेश घूम रहे थे, देश में आए, बोलते हैं कि हम चर्चा को तैयार है और संसद में एक बार भी चर्चा के लिए खड़े नहीं हो रहे। जो लोग इनके बारे में बात करते हैं, मुझे पे केवल एक बात याद आ जाती है काजमी साहब, कि आंख का पानी मर जाए वो कैसे शर्माएगा? आंख का पानी मर जाए वो कैसे शर्माएगा? मूर्ख, यानी जिसके पास उत्तर ही नहीं है वो संसद को भरमाएगा। महिलाओं की मर्यादा की, इससे रक्षा क्या सोचो। यह गुजरात जलाकर आया है, अब देश जलाकर जाएगा। ये आदमी क्यों नहीं बोल रहा है मणिपुर में? मणिपुर में वही हो रहा है जो इसने गोधरा में किया था, ये वही तो है। और इसलिए ये सारी चीजें हैं, इनका चीफ मिनिस्टर है। आज नियर अबाउट हमारा मानना है कि 80 दिन हो गए, वहां पर क्या क्या नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। यहां तक कि एक हमारा कारगिल का लड़ने वाला जवान कहता है कि हम देश की रक्षा करने की लड़ाई लड़ लिए लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सके। आप बताइए, क्या ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? अब वो कितना चालाकी से बात करता है, जिस चालाकी में मूर्खता झलकती है। कहता है कि क्रोध से मेरा सीना भर गया है। अरे, देश की जनता का सीना क्रोध से भर गया है। तुम्हारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वहां सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन नहीं, क्या कहता है? पूरा 140 करोड़ जनता शर्मसार है। अरे ये जनता शर्मसार ही नहीं है, ये जनता आक्रोशित है कि हमने ऐसे मूर्ख को देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, जो देश को शर्मसार करता है और खुद ही शर्म नहीं करता। ऐसे सीएम को नहीं हटाता जो सीएम अत्याचारी दुराचारियों का पक्ष ले रहा। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने जो आपने जिक्र किया 2002 का, गोधरा का जिक्र किया, एक जमाना था, हमने भी तकरीबन 40 साल से ज्यादा पत्रकारिता को हो गए, झगड़े फसाद होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन आमतौर पर 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाते थे। उस वक्त भी ये शक किया जाता था कि शायद सरकार ने कोई इशारा दिया कि 2-3 दिन जो चाहो करो, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन बीजेपी के जमाने में, खासतौर पर मोदी जी के जमाने में, ये एक नई कल्चर शुरू हुई कि सांप्रदायिक दंगे महीनों चलते हैं, यानी उसमें सरकार का रोकने की कोई नीयत नजर नहीं आती। 2002 गुजरात और अब 2023 मणिपुर, यहाँ 80 दिन हो गए, वहां भी 3 महीने से ज्यादा 2002 में हुए थे। तो इसमें कैसे ऐसी सरकार से जान छुड़ाई जाए कि जो लोग, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जिसके पास काम रहता है ना, वो काम में लगा रहता है। जो देश के विकास की बात सोचता है वो योजना में लगा रहता है। अभी तो ये सोचता है कि देश के लोग न महंगाई पर बात कर सके, न अराजकता पर बात कर सके, न उत्पीड़न पर बात सके, न रोजगार की बात कर सके, न सारी चीजें बात कर सके। इनको ऐसे उलझा दो कि वो दंगा फसाद के मामले में लगे रहें, वो हिंदू मुस्लिम में लगे रहें, वो मताई और कुकी में लगे रहें। इस तरह का ये चाल चलता है कि लोग मेरे तरफ ना आते हुए दूसरी तरफ उलझे रहे। और ये चीजें जो करते हैं, ये पाकिटमारों का काम होता है। पाकिटमार लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करके उनका सामान लेकर भाग भी जाते हैं और पाकिट मार भी लेते हैं। ये वही काम करता है ताकि लोगों का ध्यान देश की उन्नति के तरफ ना आए, देश के लिए सवाल न कर सके। ये इधर उधर की बातों में उलझे रहे, ये आपस की समस्या में उलझे रहे, हमारी आलोचना में उलझे रहे। देश का विकास तो बंद है,
देश के अंदर सारी चीजें ये है, केवल एक दिन नारा देता है 70,000 को आज मैं नौकरी बांटूंगा, नियुक्ति पत्र दूंगा। अरे 2 करोड़ लोगों को हो तुम साल में नौकरी देने की बात किए, आज 9 साल तुम्हारी हुकूमत हो गई, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 18 करोड़ अगर लोगों को रोजगार की बात की जाए तो साल में 365 दिन होते हैं, तो ये बाकी 18 करोड़ को 365 में अगर बांटने जाएंगे तो आप सोच लीजिए कि 50,000 रोज रोजगार देंगे तब 18 करोड़ लोगों को 365 दिन दे सकेंगे। तो ये तो इनसे होने वाला नहीं है। केवल ये लोगों को झूठ की रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये कुछ नहीं, देश में अंबानी और अदानी को ले आते हैं सारी चीजों को। इसी पे आपको मालूम है संजय सिंह ने एक बार सदन में बोल दिया था कि मोदी अदानी भाई भाई, देश पे बेचकर खाए मलाई। ये भी क्रोध उनके अंदर था। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी के बारे में भी जवाब नहीं दिया, मणिपुर के बारे में जवाब नहीं दिया। आज बता दीजिए, न ये पत्रकारों से चर्चा करता है, न हाउस में किसी बात का जवाब देता है, केवल इधर उधर की बात करता है। और लोग इधर उधर की बात में उसके अंधभक्त जो हैं वो उसी में खुश रहते हैं। अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है, अंधभक्तों के भरोसे इसका सत्ता है। लेकिन आने वाले समय में अंधभक्तों को सबक सिखाने के लिए जो देश प्रेमी हैं वो सोच रहे हैं कि हम कैसे इनसे निपटेंगे। और आपको मालूम है, अगर इन्होंने इंडिया नाम रखा है तो कोई बुरा नहीं रखा है, क्योंकि अब देश प्रेमी वर्सेस देश को बर्बाद करने वाले की लड़ाई है। इस देश में इंडिया से सच्ची लड़ाई है, भारतवासियों का लड़ाई उससे है जो भारत को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आपको मालूम है, हर जनता का, हर आदमी इस बारे में सोच रहा है कि हम कहां फंस गए, कैसे फंस गए, अच्छे दिन के लालच में फंस गए, 15 लाख के चक्कर में फंस गए, कांग्रेस की हुकूमत में घोटाले के नारों में फंस गए। इनका आप देख लीजिए, जिन्हें चोर बनाते हैं इनके साथ जुड़ जाएं तो इंसाफ हो जाते हैं। मैंने एक दिन एक बात कहा कि गुल को बांधा घास के संग गुलदस्ता हो गया, अब भाजपा में चोर भी गया तो फरिश्ता हो गया। गजब हालत है। जिनको ये लुटेरा बनाते हैं, बदमाश बनाते हैं, भाजपा में जाते फरिश्ता हो जाता है। अच्छा, अब तो एक और बहुत ही दिलचस्प बात मैं अभी देख रहा था, किसी यूट्यूब के जरिए ही किसी मेन स्ट्रीम चैनल की कुछ क्लिप थी, उसमें बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी किस तरह से जहन मोड़ करके कहां लेकर के जाते हैं ये लोग, बहुत ही शातिराना तरीका है। एक आपको ठीक है, कहां से किताब में लिखा हुआ है कि रेलवे को हरी झंडी कार्ड की जगह पर प्रधानमंत्री दिखाएंगे? कहां लिखा हुआ है बता दो? कहां लिखा हुआ है कि विज्ञापन में प्रधानमंत्री अपना फोटो दे करके किसी भी मंत्रालय का प्रचार करेंगे? कहां लिखा हुआ है? देखिए, कहीं लिखा हुआ है देश के नहीं, दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ है कि दाहिने हाथ से भोजन कीजिए? मानो अपनी सभ्यता बनाता है कि हम किस हाथ से कौन सा काम करें। प्रधानमंत्री को विदेश से आने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ता है कि हम विदेश दौरे पर गए, देश का इतना पैसा लगाया, मगर इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इनसे इन चीजों पर बात किया, देश की नीतियों पर बात किया, विदेश नीतियों का हमने चर्चा किया। ये तो हम जो कार्य करते हैं उसे दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसके कहां से कहीं लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री 800 करोड़ 8,000 करोड़ का जहाज खरीद के घूमेगा? कहां लिखा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नए नए किस्म के नारों के लिए बहुत मशहूर हो चुके हैं, नए नए तरीके से लफ्जों के साथ खेलने के लिए। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहले एक नारा आया 2 लाइनों का, सबका साथ सबका विकास। उसके कुछ दिन बाद इसी में एक लाइन और जुड़ी, सबका विश्वास। ये कहने की कोशिश की कि हम मुसलमानों का भी विश्वास लेना चाहते हैं। अब हरियाणा सरकार का एक ऐड छपा है, आपको पता नहीं देखा है कि नहीं, उसमें आखिर में एक वर्ड जोड़ दिया, सबका प्रयास, यानी सबकी कोशिश। अब उन्होंने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी पब्लिक पर छोड़ दी कि आप अपने आप कोशिश करो और अपने आप अपने मसले हल करो। क्या है ये कहानी? ऐसा नहीं है।
आपको मालूम है, हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे शास्त्री जी ने नारा दिया था, जानते हैं, जय जवान जय किसान। तो उस वक्त किसानों में बड़े असंतोष फैली हुई थी। जवान सीमा पर थे, पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी 65 वाली, आपको याद होगा। उसी समय दिया। जब अटल जी आए तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। समझ लीजिएगा। तो एक दिन उनके एक दोस्त ने मुझसे कहा कि शब्बीर भाई क्या बात है, विज्ञान ही तो देश की तरक्की कराता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मगर ये तीनों बेकार है अगर जय ईमान न हो, यानी आदमी के अंदर ईमानदारी न हो तो कोई चीज की कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी से पूछ लीजिए, सबका साथ सबका विकास, साथ सबका तो तुम्हें वोटों के जरिए मिल गया, विकास तुमने किस योजना के जरिए लोगों का किया बताओ। ये सबका साथ तुमको कैसे मिलेगा, कंधा से कंधा लगाएंगे। सत्ता तुझे सौंप दिया, ये सबका साथ है। तुमने विकास की योजना बनाकर सबका विकास किया क्या? उसके बाद सबका विश्वास, विश्वास कब पैदा होगा? जब विश्वास के लायक तुम काम करोगे। फिर उसके बाद कहते हैं सबका प्रयास। सबका प्रयास तो अब खत्म है। प्रयास तो तभी था, कांग्रेस को हटाने के लिए सबने प्रयास किया और तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे को साथ दिया। अब तुम विकास दे नहीं पा रहे तो नारा दे रहे हो। नारा सहारा नहीं बनता है, नारा किसी चीज का किनारा नहीं बनता है, नारा बस नारा बनता है। इंदिरा गांधी ने भी अपने जमाने में नारे दिए था और वो नारा ऐसे दिया था कि आपको मालूम है कि रोजी रोटी और मकान, वो उस वक्त भी लोगों ने सोचा था। सवाल ये है कि अब हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसका नारा बनाते हो और अपने आप सदन में जाने से किनारा बनाते हो, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हो। तो ये सारी चीजें इसलिए है, बहानाबाजी वही करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। जो काम करता है वो काम उसके बोलते हैं, मगर ये इंसान बोलता है इसके अंदर काम है ही नहीं है कि काम बोले। अच्छा, अभी 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 जो पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी से अपोजिशन के लोग मणिपुर पर बयान मांग रहे हैं, वो बयान नहीं दे रहे, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब ताजा खबर है कि आम आदमी पार्टी के एमपी को भी संसद से एक तरह से निष्कासित कर दिया है कुछ दिनों के लिए, सेशन के लिए। तो क्या है ये, निलंबित कर दिया है? हाँ, अरे वो सुनिए क्या हुआ कि संजय सिंह जो हैं, कल वो गए वो उसमें एक लाल बना होता रहता है, एक एरिया को बोलते हैं जहाँ लोग जाते हैं ध्यान आकर्षित कराने के लिए, वेल जिसे कहते हैं। हाँ जी जी, वेल। तो 26 पार्टियों के 27 नोटिस 276 में 267 के दिए गए। कभी भी तो ये कहने गए कि मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी को हाउस में बुलाइए और मणिपुर पर चर्चा करके जवाब दिलाइए। अब उसके बाद उसने न तो कोई अनुशासनहीनता का काम किया, न गरिमा खराब किया। लेकिन हमारे यहाँ एक साहब हैं जो उपाध्यक्ष है, वो खड़े हुए और उन्होंने जेल में आने का आरोप लगा करके, वो पहले से ही तय है क्योंकि राहुल गांधी ने 1 घंटा बोल दिया था, तो उसको किस किस तरह से उसको सदन से बाहर करने के लिए गुजरात के केस को लेकर के चले। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। आज संजय बोला करते थे, इसलिए संजय को सरका दिया गया है। तो अभी इसके बाद किसका नंबर आएगा, ये तो सोचने की बात है। अरे 1 दिन के लिए सस्पेंड करना चाहिए, 2 दिन के लिए करना चाहिए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देना। जबकि इसमें दिल्ली का जलवंत प्रश्न भी है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश वर्सेस इनके अध्यादेश पर भी मामला है, जिसमें भी राज्यसभा में वोटिंग होगा। आज उसे सस्पेंड आपने कर दिया, एयरपोर्ट को आपने विपक्ष का वैसे भी घटा दिया। तो ये सोची समझी साजिश है और ये साजिश के तहत एक वार्निंग दी जा रही है कि जो पीएम के खिलाफ बोलेगा या सवाल पूछेगा वो सदन से भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और निलंबित कर दिया जाएगा, और ज्यादा गड़बड़ किया रहेगा तो 2 साल की सजा करके उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी। तो ये देखिए क्या ये डेमोक्रेसी, देखिए ऐसे वक्त में जबकि अब 1 साल से भी कम रह गया है लोकसभा इलेक्शन में, इस लोकसभा इलेक्शन से पहले
जो अपोजिशन और एनडीए दोनों अपने अपनी कमान संभाल रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की, मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी अपोजिशन के लोगों को बोलने का हक, अपोजिशन के बोलने का मतलब पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठने देना चाहते आप, तो इसका क्या मानिए? इसमें फिर कहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी पर भरोसा ही नहीं करता। डेमोक्रेसी केवल चुनाव जीतने तक में है, और चुनाव जीतने का डेमोक्रेसी भी आजकल ईवीएम है। आदमी का वोट आदमी के बैलेट पर नहीं है, मशीन पर है। और मशीन जो है लोकतंत्र का हथियार नहीं बन सकता है, लोकतंत्र की चीजें नहीं बन सकती है। लोकतंत्र का और जनतंत्र का मतलब होता है जनता की निजी पसंद से दिया गया वोट, समझ रहे हैं। अब रह गया ये कि हम किसके भी हैं अधीन में चल रहे हैं, किसी के अधीन में चल रहे हैं। चुनाव आयोग का भी आप देख लीजिए, बहुत से फैसले ऐसे हैं जिन पर बोला जाए तो गड़बड़ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटू लिया और कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के बोलते हैं कि मेरा सीना क्रोध से भर गया। अब ये तुम्हारा सीना कितने बार क्रोध से भरता है? प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे और गांधी के मामले में जब बोल दिया तो आपने कहा सीना क्रोध से भर गया, और उसी को पार्लियामेंट का टिकट देकर के पार्लियामेंट में तुम लाए। तो ये सब मक्कारी है, और इस मक्कारी के सामने कुछ भी बातें नहीं कही जा सकती हैं। बल्कि मैंने एक जगह कहा है कि हुनर, देखें ख्याल कीजिएगा, हुनर मक्र हुनर आज का दस्तूर हो गया, मानवता से दूर हो गया। इतनी गंदगी में अब लिपट गई सियासत, इंसान अब सियासत से दूर हो गया। आजकल लोग सियासत से दूरियां बना रहे हैं, कारण ये है कि इसको इतनी गंदगी में डाल दिया गया है। आज अदाकार, मक्कार, गद्दार, इनमें से मामले निकल रहे हैं कि कब कौन आमदार बन जाए, कब कौन खासदार बन जाए। जनता के पास पैसे तो है नहीं, इतने महंगे चुनाव हो गए हैं, चुनाव के तरीके हो गए हैं, चुनाव के अंदर साधनों का मामला आ गया है, पहले जैसा नहीं रह गया है। इन नेता के कैरेक्टर को देखकर वोट किया जाए। आजकल तो चाल चलन और चापलूसी के बीच में भी आजकल बातें चल रही हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए सभ्य आदमी देश की राजनीति पर बात करने को तैयार नहीं है। वो तो एक ही जुमला कहता है। एक दिन की बात कहता हूँ, एक आदमी से मैंने कहा, यार अल्लाह ने आपको बहुत किया है, आप राजनीति में आइए। बोले भैया राजनीति हम जैसे लोगों का, शरीफों का काम नहीं रह गया। हमने कहा सुनो, शरीफों का काम ही है, अगर रेलवे स्टेशन की पत्थर की कुर्सी पर तुम नहीं बैठोगे तो कुत्ते बैठ जाएंगे। जब देश के सभ्य लोग राजनीति से दूर भागने लगेंगे तो इसी तरह के उचक्के ही तो बैठेंगे राजनीति की कुर्सी पर। इसलिए सभ्य लोगों को विचार करना चाहिए, सभ्यता के आधार पर राजनीति में आकर। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें बताई, खास तौर पर ये कि मोदी जी मक्कारी से अपने जुमले बदलते हैं, अपने स्लोगन्स बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन लोग अब इस अरे भाई, आदमी को इसी तरह से पहचान चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि जो बार बार कपड़ा बदले समझ जाइए कि बुद्धिहीन है, और उस पर उसने श्लोक संस्कृत में कहा था। क्या कहा था मालूम है? दूरत शोभत मूर्ख लंब साठ पटावत, यावत शोभत मूर्ख यत् किंचित न भासत। दूर से बेवकूफ भी अच्छे कपड़ों में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसकी मूर्खता का पता तब चलता है जब वो बोलता है। तो आपने देख लिया, ये जब बोलता है और जब टेलीप्रिंट इसके सामने से हट जाए तो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोल देता है। ये जब बोलता है तो 60 करोड़ मतदाता की जगह 600 करोड़ मतदाता बोल जाता है। तो ये तो आप जानते हैं ना कि ये तो चाणक्य ने कहा है अपने जमाने। जी जी जी, बहरहाल ये हमारे देश की क्या कहा जाए, बदकिस्मती कहा जाए या क्या, कि ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जो अपने जबान पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते, वो बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं और कोई भी नारा बना के दे देता है। शायद उनके पास कोई लिखने वाला है जो नारे लिख लिख के देता रहता है। बहरहाल, लेकिन इस सबसे लोगों का पेट नहीं भरेगा, ज़रूरत पूरे नहीं होती। और देश में अगर नफरत की सियासत को कोई बढ़ा रहा है, वो देश का भला नहीं चाहता। ये बात अपनी जगह सीधी है। सभी लोगों को सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और देश की भलाई के लिए
सबको प्रेम के साथ मिलकर के चलते हुए ही देश बढ़ सकता है आगे। इसके अलावा नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है कि देश को तरक्की मिल सके और हम आपस में लड़ते रहें या एक दूसरे से नफरत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।